जो आज हम 10वीं कक्षा का एक नया पाठ देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है खुला आकाश। इस पाठ के लेखक है कुंवर नारायण। तो खुला आकाश, इसका अर्थ ऐसा होता है यानी हम जहाँ देखेंगे ना वह आपको आकाश दिखाई देता है। तो इसका उसकी कोई सीमा नहीं होती, यानी उसे अंत नहीं होता। तो उसी तरह हमारे ज़िंदगी में हम जब जीवन बिताते हैं तो हमें बहुत सारे खुले रास्ते होते हैं, खुले मार्ग होते हैं, इसकी कोई मर्यादा नहीं होती। इसी तरह हमें जीवन जीना है, ये इस खुला आकाश का अर्थ होता है। तो इस लेखक जो है कुंवर नारायण जी, तो उनका हम थोड़ा सा परिचय देखेंगे। पहले तो उनका जन्म 1927 फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी मृत्यु 2017 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई। उनका परिचय हम देख रहे हैं। तो नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर कुंवर नारायण की एक मूल कविता यह विधा होती है। तो इसके अलावा उन्होंने कहानी, लेख, समीक्षा, सिनेमा, रंगमंच आदि कलाओं पर भी अपनी लेखनी चलाई है। तो ये कविता कहानियों का कई भारतीय भाषाओं में उनका और विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। यह भारतीय साहित्य का जो जगत का सबसे उच्च पुरस्कार जिसे माना जाता है वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वह भी उन्हें प्राप्त हुआ है। ये हो गई उनका परिचय के बारे में जानकारी। अब उनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं कुंवर नारायण जी की, यह हम देखेंगे। चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आत्मजयी, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आज जो हम पाठ देखने जा रहे हैं खुला आकाश, इस पाठ में लेखक ने हमें क्या बता दिया है? तो यह जो पाठ है यह डायरी विधा है। विधा यानी प्रकार। तो डायरी प्रकार की यह कहानी है, लेखक ने हमें बता दिया। डायरी किसे कहते हैं? तो डायरी यानी हम जो कोई हमारी दिनचर्या होती है, यह दिनचर्या हम लिख कर रखते हैं, तो हमारी ये दैनिक डायरी हो गई। तो डायरी के भी कई प्रकार होते हैं। साप्ताहिक डायरी होती है, मासिक डायरी होती है, वार्षिक डायरी होती है। तो लेखक ने यहाँ एक डायरी विधा आपको बता दी है। ये डायरी विधा है। नारायण जी ने जीवन के संघर्ष, साहित्य, साथ ही साथ आत्मचिंतन और जीवन क्रम आदि पर अपने स्पष्ट विचार इस पाठ के माध्यम से बता दिए हैं। तो हमें दूसरों से वाद विवाद न करके स्वयं से संवाद करना चाहिए, यह भी इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। यह इस कहानी में बता दिया है। तो लेखक ने जो यह कहानी लिखी है, तो ये डायरी लिखी है लेखक ने, तो मार्च 1998 से सितंबर 2010 तक क्रम से उन्होंने उनका जो घटनाक्रम है उनके जीवन में यह इस खुला आकाश में वर्णन किया है। तो हम देखेंगे पाठ खुला आकाश, लेखक कुंवर नारायण। ठीक, खुला आकाश ये पूरक पठन है। कुंवर नारायण उन्होंने जो लिखा हुआ है पाठ है, हम देखेंगे। इसमें जो पहला अंश देखा है, लेखक ने लिखा है, यह अंदर की दुनिया इस नाम से लिखा है। तो यह 10 मार्च 1998 में लिखा है। लेखक क्या कहना चाहते हैं इस पाठ में? तो लेखक हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा बड़ी है। हम उसका विस्तार नहीं करते, बाहर की अपेक्षा उसे छोटा करते चले जाते हैं और उसे बिल्कुल निर्जीव कर लेते हैं। आजादी, पूरी आजादी अगर कहीं संभव है तो इसी भीतरी दुनिया में ही है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में सिर्फ अपने लिए ही नहीं, निस्वार्थी अर्थों में दूसरों के लिए भी महत्व रखता है और स्वयं अपने लिए तो विशेष महत्व रखता ही है। ऐसा लेखक ने अंदर की दुनिया इस अंश में लेखन किया है। यानी लेखक का जो अनुभव है, यह अनुभव उन्होंने इस अंदर की दुनिया में लिखा है। तो अंदर की दुनिया, यहाँ लेखक ने दुनिया के 2 प्रकार बताए है इस अंश में। एक है अंदर की दुनिया और दूसरी है बाहर की दुनिया। अंदर की दुनिया यानी क्या है? हमारी खुद की दुनिया होती है, यानी हम
हमारी मन की दुनिया होती है। खुद के बारे में हम सोचते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, आत्मिक विचार इसमें होते हैं। यह अंदर की दुनिया होती है। और हमारे अंदर की दुनिया बाहर की दुनिया से बड़ी अलग है, ऐसा लेखक ने हमें बता दिया। तो हम जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, वह स्वयं का होता है अंदर की दुनिया में। हम बाहर की दुनिया का विचार नहीं करते, हम अंदर की दुनिया का विस्तारों से विचार करते हैं। यह अंदर की दुनिया के बारे में लेखक ने हमें बता दिया है। तो बाहर की दुनिया का विस्तार, तो बाहर की दुनिया के विस्तार से हम विस्तार से विचार हम नहीं करते उसका, उसके बिल्कुल उसे हम निर्जीव कर देते हैं। अंदर की दुनिया में आजादी, पूरी आजादी होती है। यह अंदर की दुनिया में ही संभव होता है। यानी आजादी कहाँ मिलती है? अंदर की दुनिया में आजादी है, जिसे हम बिल्कुल अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। यानी अंदर की दुनिया को हम अपनी तरह समृद्ध बना सकते हैं। स्वार्थी अर्थों में यदि अपने विचार किया तो सिर्फ अपने लिए ही हम उसका उपयोग कर सकते हैं, और निस्वार्थी अर्थों में विचार किया तो दूसरों के लिए भी महत्व रखता है। अंदर की दुनिया में स्वयं के लिए विशेष महत्व रखा जाता है, ऐसा लेखक ने अंदर की दुनिया के बारे में हमें बता दिया है। अब हम आगे देखेंगे, लेखक ने दूसरा अंश यह हमें बता दिया है कि मकान पर मकान, मकान पर मकान, यानी यह जो अंश लिखा है लेखक ने, यह अंश है 10 मार्च 1998 में, यानी एक ही दिनों में उन्होंने लेखन किया है, मकान पर मकान। तो देखिए, जिस गली में आजकल रहता हूँ वहां एक आसमान भी है, लेकिन दिखाई नहीं देता। उस गली में पेड़ भी नहीं है, नहीं पेड़ लगाने की गुंजाइश ही है, मकान ही मकान है। इतने मकान कि लगता है मकान पर मकान लदे हैं। लंद फंद मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़, जो एक सांकरी गली में फंस गई और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जिस मकान में रहता हूँ उसके बाहर झांकने से बाहर नहीं, सिर्फ दूसरे मकान और एक गंदी और तंग गली भी दिखाई देती है। चिड़िया दिखती है, लेकिन पेड़ पर बैठी या आसमान में उड़ती नहीं, बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी, मगर बातचीत करती या घरों के अंदर यहाँ वहां घोंसले बनाती नहीं दिखती। उन्हें देखकर लगता है मानो वो प्राकृतिक नहीं, रबड़ या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, जो शायद इधर उधर खुदक सकते हो या चू चू की आवाज निकल सकते हो। मैं ऐसी साकरी और तंग गली में मकानों की एक बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उलझे आसमान से एवं हरियाली के अभाव से जूझते अपने मोहल्ले से बाहर निकलने की भारी कोशिश में हूँ, ऐसे लेखक ने हमें बता दिया। यानी लेखक ने क्या बता दिया है? मकान पर मकान, यानी लेखक जहां रहते हैं इसका वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। इस परिच्छेद में लेखक हमें बताते हैं कि यहाँ इमारतें की भीड़ है, लगता है मकानों पर मकान रचे हुए हैं, यानी शहर का वर्णन हमें समझ में आता है। मकानों की भीड़ है, मकानों पर मकान रचे हैं, यहाँ आसमान भी है। आसमान तो इस धरती पर सभी जगह आपको दिखाई देता है ना, लेकिन लेखक कहता है कि यहाँ जहाँ लेखक रहते हैं यहाँ मकानों पर मकान है, आसमान दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पेड़ भी नहीं है। आसमान तो दिखाई देता है, धरती पर आपको ऐसा चित्र हमेशा दिखाई देता है, आसमान बहुत दूर तक दिखाई देता है, बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, लेकिन लेखक जिस शहर में रहते हैं वहां सिर्फ आसमान दिखाई देता है, पेड़ नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि यहाँ सारी इमारतें हैं। यानी पेड़ लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश यानी क्या? कोई सुविधा नहीं है। क्यों सुविधा नहीं है आप समझ गए? क्योंकि वहां जमीन खाली नहीं है, मकान ही मकान है, रास्ते पक्की सड़क है, तो हम पेड़ कहाँ लगा सकते हैं? तो वहां पेड़ नहीं दिखाई देते, वहां कोई गुंजाइश भी नहीं है,
इमारतों का जंगल बना है, लेखक कहते हैं। लगता है कि यहाँ लंद फंद मकाने की भीड़ है। यहाँ एक लंद फंद ऐसा शब्द है। लंद फंद यानी इसका अर्थ क्या होता है? अव्यवस्थित लंद फंद, यानी बिखरी हुई अवस्था मकानों की यहाँ दिखाई देती है। यहाँ की गली सांकरी है। गली यानी मोहल्ला। लेखक जहां रहते हैं वहां अरुंद, साकरी यानी नैरो जिसे कहा जाता है, ऐसा अरुंद मोहल्ला है। लेखक को लगता है कि यहाँ साकरी गली में लेखक फंस गए, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेखक सोच रहे हैं इस गली में हम रहने के लिए आए हैं, लेकिन हम खुद फंस गए, अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेखक जहां रहते हैं वो मकान में रहते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर झांक कर देखा, यानी लेखक ने हमें कहा मकान में रहते हैं, लेकिन मकान की खिड़की से यदि बाहर झांक कर देखा तो क्या दिखाई देता है? सिर्फ मकान ही मकान और गंदी तंग गली दिखाई देती है। देखो, खिड़की से बाहर प्रश्न पूछा जाता है आपको शायद इस परिच्छेद पर कि लेखक के मोहल्ले का वर्णन, तो वहां हमें झांक कर देखा तो हमें क्या दिखाई देता है? गंदी और तंग गली दिखाई देती है। चिड़िया दिखाई देती है वहां, लेकिन कैसे है? पेड़ों पर बैठी या आसमान में उड़ती हुई नहीं दिखाई देती। अब देखते हैं ना, चिड़िया पेड़ पर बैठी होती है, आसमान में उड़ती हुई यानी मुक्त आकाश में उड़ती हुई चिड़िया हमें दिखाई देती है। लेकिन लेखक के यहाँ उस मोहल्ले में चिड़िया तो है, तो यह चिड़िया आकाश में उड़ती नहीं दिखाई देती, हमें लेखक ने बता दिया। लेकिन यह चिड़िया जो दिखाई देती है ना, यह कैसी दिखाई देती है? यह बिजली या टेलीफोन के तारों पर बैठी ऐसी चिड़िया दिखाई देती है, जो बातचीत करती या अपने घरों के अंदर आकर घोंसले बनाते नहीं दिखाई देती। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, चिड़िया किस प्रकार की दिखाई देती है? चिड़िया पेड़ों के बदले टेलीफोन या बिजली के जो खंबे होते हैं ना, उसके खंबे के तारों पर बैठी दिखाई देती है। और कैसी दिखाई देती है? चिड़िया हमारे घर में आकर किसी भी घर के कोने में अपना घोंसला बना सकती है ना, लेकिन इस मोहल्ले में ये चिड़िया ऐसे घोंसला नहीं बना सकती, ऐसी चिड़िया दिखाई देती है। मानो लगता है, यानी ये चिड़िया तारों पर खंबे पर बैठी है, घर में नहीं आती, तो लेखक को ऐसा लगता है प्राकृतिक चिड़िया नहीं है। प्रकृति यानी क्या? सजीव नहीं, ऐसा लगता है नैसर्गिक चिड़िया ये नहीं, ऐसा लगता है ये तो रबर या प्लास्टिक के बने खिलौने हैं, लेखक को लगता है। तो लेखक क्या कहते हैं? जो इधर उधर फुदकते नहीं, चू चू की आवाज नहीं निकल सकती है, ऐसी चिड़िया। तो इससे क्या फायदा होता है? क्या हमारा मनोरंजन होता है? कुछ भी हमारा फायदा नहीं है इस चिड़िया से। तो लेखक ने कहा है ऐसी साकरी तंग गली से, मकानों की बहुत बड़ी भीड़ से, बिजली या टेलीफोन के तारों से, उजले आसमान से एवं हरियाली के अभाव से लेखक जूझ रहे हैं। प्रश्न पूछा जाएगा लेखक किससे जूझ रहे हैं? तो हमें उत्तर लिखना है तंग और साकरी गली से। यह उत्तर होगा। बिजली या टेलीफोन के तारों से या हरियाली के अभाव से लेखक जूझ रहे, और ऐसे जूझते हुए अपने मोहल्ले से लेखक बाहर निकलने की कोशिश में है। लेखक हमें बताते हैं कि हम बाहर निकालेगा। तो यहाँ दूसरा अंश इस पाठ का लेखक ने हमें बता दिया है, यानी सिर्फ शहर में मकान ही मकान होते हैं, मकानों पर मकान आपको दिखाई देता है। अब आगे चलकर लेखक ने हमें और एक भाग बता दिया है। यह भाग जो बता दिया था, अब तीसरा भाग है 8 अगस्त 1998 में उसका वर्णन किया है, लेखन किया है। उसे नाम दिया है लेखक ने सही साहित्य। सही और संपूर्ण साहित्य वह है जिसे हम दोनों आंखों से देखते हैं, सिर्फ बाई या सिर्फ दाई आंख से नहीं। यानी लेखक ने यहाँ हमें साहित्य का महत्व बता दिया है। सही साहित्य किसे कहते हैं? यहाँ लेखक साहित्य के बारे में विचार व्यक्त करते हैं। साहित्य यानी समाज की खोज होती है, समाज का विचार होता है, समाज की चाली रीति उसमें होते हैं,
समाज के नियम उसमें होते हैं, उसे लेखक ने आपके सामने बता दिया है। तो लेखक हमें बताते हैं इस साहित्य को हम बंद नहीं कर सकते हैं। साहित्य समाज के हित के लिए होता है, समाजों का आईना होता है, साहित्य दर्पण होता है। और इसमें हम इस साहित्य को दो आंखों से देख सकते हैं। यहाँ दो आंखें का अर्थ ऐसा होता है, सच और झूठ। एक आंख होती है सच की और दूसरी आंख होती है झूठ की, यानी आंख यानी विचार, सच और झूठ विचार का वर्णन लेखक ने यहाँ किया है। साहित्य के दो भाग, दो बाजू लेखक ने हमें इस दो आंखों से बता दिया है। उसे हम सिर्फ दाई या बाई आंख से नहीं देख सकते, यानी कोई समाज की घटना है तो उसे हम एक ही बाजू से नहीं देख सकते ना। बात सही है तो सही की हम जांच कर सकते हैं, बात गलत है तो गलत बात का भी हम खोज कर सकते हैं। इसलिए लेखक ने यहाँ दो आंखों का सहारा लिया है, हमें दो आंखों का उदाहरण बता दिया है। यानी लेखक दो आंखों से हमें देखना यह उचित मानते हैं। तो चलिए हम आगे देखेंगे, यानी लेखक का ये जो तीसरा भाग हुआ है आज के इस वर्णन का। तो आज हम आगे बढ़कर चौथा भाग इस कहानी का पूरक पठन का जो है, तो इसका नाम लेखक ने दिया है जाने खुद को। यह 12 नवंबर 1998 में लिखा हुआ, यह लिखी हुई डायरी है, जाने खुद को। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं इस अंश में? बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचो, कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में न आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। जो दूसरा भाग है, दूसरे के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं। दूसरे हमारे हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, जिसके प्रतिक्षण मौजूद रहते हुए अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हम अपनी सोच समझ में रखते हैं। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारी ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। यहाँ लेखक ने देखो जाने खुद को, इसमें क्या बता दिया है? लेखक का कहना है, लेखक चाहते हैं कि आप स्वयं को जानना चाहिए, खुद को जानना चाहिए कि हम क्या है। लेखक हमें बताते हैं, यहाँ लेखक ने खुद को जानने, समझने, परखने के लिए कहा है। बहुत लोग खुद को यानी खुद की क्षमताओं को पहचानते ही नहीं, सिर्फ क्या करते, चुपचाप बैठे रहते हैं। मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ? यदि आपने जानने की कोशिश की तो आपका विकास हो सकता है, लेकिन यह जानने की क्षमता जिसके पास नहीं है वो क्या करते हैं, चुपचाप हाथ पर हाथ रखकर बैठते हैं। चिंतन करो, लेखक ने हमें सलाह दी है, तुम चिंतन करो, चिंतन करते वक्त कोशिश करो दूसरे या सब उस आत्मचिंतन के बीच न आए। यानी लेखक ने हमें सलाह दी है चिंतन करने की। लेखक क्या कहते हैं, तुम खुद चिंतन करो, जानो खुद क्या है। और यदि आप चिंतन कर रहे हैं ना, तो दूसरों को या सब यानी अन्य कोई लोग है उसमें इस आत्मचिंतन में नहीं आने देना, यह लेखक ने सलाह दी है। तो लेखक ने हमें आत्मचिंतन करने के फायदे भी बताए हैं। क्या फायदा होता है आत्मचिंतन करने से? तो पहला फायदा होता है हम स्वयं क्या है ये जान सकते हैं। इस परिचित पर आत्मचिंतन के फायदे क्या, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों। तो पहला फायदा है हम स्वयं क्या है यह जान सकते हैं। दूसरे के बारे में जानने का दंभ हम रख सकते हैं, यह भी फायदा होता है। यानी पहला फायदा है हम स्वयं क्या है यह जान सकते हैं, दूसरों के बारे में हम दंभ जान सकते हैं। और दूसरा फायदा है हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी, यानी दूसरों के विचारों में, दूसरों के जीवन में, दूसरों की जिंदगी के बारे में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते यदि आत्मचिंतन किया तो। नहीं तो हमें आदत बन गई कि दूसरों के यहाँ झांक कर देखना, ये बुरी आदत है। इसलिए लेखक ने कहा है आपको आत्मचिंतन करना है। तो आत्मचिंतन करने से हम
दूसरों की रक्षा कर सकते हैं। वे अपने बारे में न तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं, न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों के सोचा समझ में भी इतना भरोसा रखो। लेखक ने कहा है, दूसरे जो कोई आपके बारे में विचार करते हैं, क्या दूसरे की कोई सोच है, इस पर भी अपनी विचार होना चाहिए, यानी आपका भरोसा होना चाहिए। जिनमें हमें अपनी सोच समझ, जिस तरह तुम खुद की सोच पर भरोसा रखते हैं, उसी तरह दूसरों की सोच पर भी आपको विचार रखना चाहिए। यह लेखक ने कहा है। लेखक यह संदेश देना चाहते हैं, जाने खुद से, कि आत्मचिंतन करो, हम क्या है जानने की कोशिश करो। कभी अच्छे विचारों के, अच्छे अच्छे सोच के लोग होते हैं, उनकी सोच समाज हित की होती है, ये भी समझो। अपने हित की भी होती है, उसे महत्व देकर स्वीकार करना चाहिए। अपने अंदर हमेशा सकारात्मक विचार होना चाहिए, इससे हमारा फायदा होता है। नकारात्मक विचार हमें नहीं होनी चाहिए। नकारात्मक विचार से हमारा नुकसान भी होता है। यह दूसरा अन्य नहीं, अंत्यमय है। यह लेखक हमें बहुत महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। तो नकारात्मक दृष्टि से हमारा नुकसान ही होता है। तो यह प्रतिरूप हमसे अलग या भिन्न नहीं होता, यह लेखक ने हमें बता दिया है। अब इस पूरक पठन का जो 5वां भाग है, सिर्फ मनुष्य होते हैं। तो यह 5वां भाग लेखक ने 7 अगस्त 1999 डायरी में वर्णन किया है। सिर्फ मनुष्य होते हैं। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में भी कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं, और कुछ आदमी गायें, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह होते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ ही होते हैं और कुछ नहीं, बाघी होते, या जैसे सारे गाय केवल गाय होती है और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। तो लेखक का कहना क्या है, आपके ध्यान में शायद आ चुका होगा, नहीं आया तो हम देखेंगे लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक ने यहाँ 2 प्राणियों का वर्णन किया है, यानी एक प्राणी की प्रजाति है हिंस्र प्राणी और दूसरी प्रजाति है पालतू जानवर। यानी जो पालतू जानवर है वे शांत स्वभाव के होते हैं, जो हिंस्र प्राणी है ये हिंस्र भी होते हैं। तो हिंस्र प्राणी का वर्णन लेखक ने किया है। लेखक ने कहा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। यानी कुछ लोग सोचते हैं, आप भी सोचते होंगे ना, कि लोगों का स्वभाव ऐसा क्यों होता है। आपको विविध स्वभाव के लोग दिखाई देते हैं, चाहे आपके परिवार में देखो कितने स्वभाव के लोग होते हैं। उसी तरह लेखक ने कहा है कि कुछ लोग सोचते होंगे कि ऐसे लोग क्यों होते हैं, वही तो मनुष्य है ना, फिर भी मनुष्य के स्वभाव में ऐसा अंतर क्यों है, ऐसा लेखक का कहना है। तो लेखक ने एक पहला जो भाग बता दिया है लोगों के स्वभाव का, तो इसमें लेखक ने बता दिया है बाघ यानी शेर, भेड़िया, लकड़बग्घे। लेखक हमें बता दें मनुष्य के प्रकार कौन से है। लकड़बग्घे यानी क्या, तरस नाम का प्राणी आपको मालूम है, वह तरस होता है लकड़बग्घे। सांप, तेंदुए, बिच्छू, गोजर यानी क्या, गोम, जिससे 2 मुंह होते हैं आपको मालूम है ना, वो गोम होता है, गोजर वगैरह की तरह होते हैं। यानी लेखक ने कहा इस प्राणी का स्वभाव जिस प्रकार हिंस्र है, तो समाज में उसी प्रकार के यानी दूसरों को हानि पहुंचाने वाले विचार के कई लोग होते हैं। तो दूसरा प्रकार हमें लेखक ने बता दिया है कि यहाँ कुछ आदमी गायें, बकरी, भेड़, तितली वगैरह जैसे होते हैं। यानी ये सब शांत स्वभाव के लोग होते हैं ना, समाज में कई शांत स्वभाव के लोग होते हैं। उसी तरह इन लोगों की जो संबंध बता दिया है, तो ऐसे शांत स्वभाव के प्राणियों के साथ लेखक ने उसका वर्णन किया है। तो लेखक कहते हैं गाय, बकरी, भेड़, तितली इनके स्वभाव जैसे यानी शांत स्वभाव के जैसे लोग होते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि 2 स्वभाव के प्राणी हैं तो मनुष्य के स्वभाव भी 2 प्रकार का है, ऐसा क्यों नहीं। तो लेखक ने कहा है
ऐसा क्यों नहीं होता कि यहाँ दो स्वभाव के प्राणी हैं, दो स्वभाव के लोग हैं। तो एक स्वभाव का प्राणी होता है तो एक ही स्वभाव के सभी लोग होने चाहिए। यानी बाघ जैसा है तो बाघ जैसे क्यों नहीं है, गाय जैसे लोग हैं स्वभाव के प्राणी, गाय जैसा स्वभाव का प्राणी है तो गाय जैसे स्वभाव के लोग क्यों नहीं है। ऐसा लेखक ने यहाँ एक प्रश्न निर्माण किया है। इसका उत्तर एक ही है, सिर्फ मनुष्य ही मनुष्य होते हैं, यह इसका उत्तर है। अब लेखक हमें आगे चलकर बताते हैं कि अगला अंश इस पाठ का है लुका छिपाकर जीना। यह जो है लुका छिपाकर जीना 4 जनवरी 2001 को लेखक ने इसका वर्णन किया है, लिखा है लेखक ने डायरी में अपने। तो देखिए इसमें क्या बता दे, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुपा छिपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है, वह चारित्रिक बेईमानी है। देखो लेखक क्या बता रहे हैं, लेखक हमें कहते हैं चारित्रिक बेईमानी का उदाहरण हमें बता दे। प्रश्न पूछा जाएगा जीवन के बारे में लेखक के विचार क्या है, नहीं तो चारित्रिक बेईमानी किसे कहते हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जिसे हम व्यवहारिक कुशलता का नाम देते हैं, इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए, इसलिए हम आत्मविश्वास की झलक लगाते हैं। आखिर वह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों, यानी लेखक ने प्रश्न पूछा है, यह असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो कि उसे हम छिपाना चाहते हैं, छिपाना जरूरी है, ऐसा प्रश्न लेखक ने पूछा है। तो लेखक हमें बताते हैं कि लुपा छिपा कर जीना क्या होता है। लेखक को सच्चाई से यानी खुले ढंग से जीना पसंद है। लेखक क्या चाहते हैं, जो मनुष्य को जीवन बिताना है, आपको भी यदि जीवन बिताते वक्त खुले ढंग से जीना है, लुपा छुपा कर जीना नहीं है। लेखक को यह भी पसंद नहीं है लुपा छुपा कर जीना, यानी लेखक को खुले ढंग से जीना पसंद है। चरित्र को लुपा छुपा कर यानी बातों को व्यवहार से रचा बचा कर जीना नापसंद है। यानी कई लोगों को आदत होती है, क्या आदत होती है कि जीवन बिताते वक्त बातों को लुपा छुपा कर जीना। लुपा छुपा कर जीना यानी का इसका अर्थ है जो कोई सच्ची बात है उसे छिपाया जाता है, और जो बात नहीं है वह दिखाई जाती है, उसे लुपा छुपा कर जीना कहा जाता है। असलियत में उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती, यानी जैसे हम कहते हैं ना बडे जाओ, मराठी में कहते बडे जाओ जीवन के बारे में, तो काही लोकांच्यात ऐपत नसताना सुद्धा त्या पद्धतीचं ते जीवन जगतात। का जगतात, तर समाजासाठी ते जगतात, परंतु लेखकांना ते पसंत नाहीये। तो लेखक ने हमें ये बता दिया है, कुछ लोग होते हैं कि एक होते हैं और दिखाते हैं दूसरा अलग। लेखक उसे चारित्रिक बेईमानी कहते हैं, यानी ऐसा जीना जो है होते हैं एक और दिखाते एक, ऐसे जीने को लेखक चारित्रिक बेईमानी कहते हैं, जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। यानी इस चारित्रिक बेईमानी के जीवन जो लोग बिताते हैं ना, तो वे लोग अपने जीवन को व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं, लेकिन इसके पीछे एक आत्मविश्वास की झलक होती है। ये खुद ऐसे पूरे विश्वास से जीना नहीं जीते, तो एक झलक होती है उनके पीछे। कई लोगों को डर रहता है कि लोग हमारी असलियत न जाने। ये असलियत की झलक क्यों लगाते हैं कि हमारी सच स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, ये लोगों को नहीं समझना चाहिए। इसलिए वो बड़े आत्मविश्वास की झलक लगाकर जीना जीतते हैं, और लोगों का डर रहता है कि हमारे असलियत का पता किसी को न समझ जाए। ऐसा जीना चारित्रिक बेईमानी से जीना होता है। लेखक ने चारित्रिक बेईमानी, चारित्रिक यानी अपनी जिंदगी का जो विचार है उसे चारित्रिक जीवन कहा जाता है। तो इसे इसके साथ ये बेईमानी करना यह लेखक का मत है। लेखक चाहते हैं, कहते हैं अगर जीना है तो सच्चाई से जियो, वास्तविकता से जियो, वैसा ही जीना चाहिए, ना कि लुपा छुपा कर जीना। यह लेखक को पसंद नहीं है। तो आगे चलकर हम देखेंगे लेखक ने
हमें जीवन के बारे में एक अर्थ बताया है, यानी जीने का अर्थ, हमारी जो जिंदगी है जीने का अर्थ यह लेखक हमें बताते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं। देखिए, बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन में कुछ कम वर्ष बचे हैं, यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा, खास बात है जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हूँ, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थों में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। तो लेखक ने कहा है, लेखक क्या कहते हैं, यदि आपको जीना है तो जीने का अर्थ आपको समझना चाहिए। हम क्या जीते हैं, लेखक कहते हैं कि मानो आज तक की अपनी उम्र है, ये उम्र शायद आपकी उम्र जो है, आज कोई 15-16 साल की बच्चों आपकी उम्र है, तो इस 15 साल उम्र तक आप आ गए हैं, तो ये अचानक यहाँ तक नहीं आए हैं। तो पहले आपका जब जन्म हुआ तब आपने बचपन, यौवन, हाँ, इसका अनुभव किया है ना। तो अब क्या हो गया, आप 16 साल के बन गए, तो आप सोच रहे, अरे हम क्या करेंगे हमारे जीवन में, अभी हमें क्या करना है, ये मत सोचो। आज 16 साल में आप है ना, तो 16 साल में जैसे आप बचपन में जिए हैं, उसी तरह मौज मजा लेकर आपको ये 16 साल का जो जीवन है ये आपको बिताना है, ऐसा लेखक का कहना है। खास बात यह है, जो बचे हुए वर्ष है, जो भी वर्ष हमारे बचे हैं, यानी आपको मालूम नहीं आपकी कितनी जिंदगी है, कितने साल की जिंदगी है। आज देखो इस कोरोना महामारी में किसी को भी पता नहीं है संसर्ग किसको हो जाता है, किसकी मौत होती है। तो आगे हम जब जीवित रहेंगे ना, तो हमें पूरे बड़े आनंद से जीना है, सोचना नहीं है आगे क्या होगा, मेरे साल कितने बचे हैं, मैं कितने साल तक जी सकता हूँ, ये सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा लेखक ने कहा है। तो लेखक कहते हैं, खास बात यह है कि जो वर्ष बचे हैं, जब तक आप जीवित है तब तक आपको चैतन्य से ही जीना है, बड़े आनंद से जीवन बिताने का संदेश लेखक ने दिया है। जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ, यानी बची हुई जिंदगी के बारे में आपको सोचना नहीं है, जो हमारे हाथों में है इसके बारे में आपको सोचना है, बड़े आनंद से आपको जीना है, चैतन्यता से जीवन बिताना है, या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ, यानी जिसका सबके लिए कोई महत्व है, यह लेखक ने बता दिया है। उसी तरह आपको जिंदगी बिताना है। लगभग इसी अर्थ में साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ, लेखक ने कहा है साहित्यिक भाषा में, यानी जो ऐसा जीवन बिताते हैं ना, एक चेष्टा हो सकती है। तो लेखक ने कहा साहित्यिक भाषा में अविभाज्य घटक है, तो हमें साहित्यिक चेष्टा और जीवन चेष्टा के लिए अविभाज्य पाता है ना, हमें तो जीना ही है, तो जीते वक्त हमें संघर्ष करना चाहिए। लेखक ने खुद का उदाहरण बता दिया, लेखक कहते हैं कि मैं 75 का हूँ, यानी लेखक की उम्र 75 साल की है, मैं 75 साल का हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं किया है। अब लेखक कहते हैं मैं 75 साल का हूं, लेकिन आगे कितने साल है मुझे पता नहीं है, लेकिन कुछ थोड़े ही साल, थोड़े ही वर्ष मेरे लिए बचे हैं, लेकिन मैंने जीना बंद नहीं किया, मैं ठीक से जी रहा हूं, बड़े चैतन्य से जी रहा हूं, आनंद से जी रहा हूं, यह असाहस की मृत्यु बहुत दूर नहीं है। यानी लेखक कहते कि मृत्यु दूर नहीं है, तब मैं घबरा नहीं, मैं बड़े आनंद से जीवन बिता रहा हूँ। उम्र के किसी भी मोड़ पर यह मृत्यु आ सकती है। अभी मैंने बता दिया ना, कोरोना का संसर्ग हो गया, ये संसर्ग किसी का भी हो सकता है, तो उसमें शायद उसकी मृत्यु भी हो सकती है, यानी वो मोड़ हो सकता है उसके जीवन का। यानी किसी भी कोने पर, हमारी जिंदगी के जीवन के किसी भी कोने पर, किसी भी मोड़ पर यह मृत्यु हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ, लेखक ने बता दिया, ऐसा हुआ भी है, कई बार लेखक को यह अनुभव भी महसूस हुआ था, लेकिन लेखक नसीब से बच गए हैं। अब लेखक हमें बता रहे हैं कि ऐसा उनके साथ हुआ, तब वो हो या अब
यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किसी तरह जिया जाए, सार्थकता से, अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी लेखक कहते हैं कि मैं अभी इसी जीवन में मैं क्या कर रहा हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं अभी साहित्य का आनंद ले रहा हूँ, साहित्य का लेखन कर रहा हूँ, मृत्यु तो कभी होने वाले। यानी लेखक कहते हैं, अंतिम हमें संदेश लेखक बताते हैं, यदि आपको, यानी लेखक कहते हैं कि यह सवाल अपनी जगह बना रखता है कि जीवन को किसी तरह जिया जाए। यानी अपने आप को प्रश्न पूछना है कि मेरी जिंदगी जो है मैं बिता रहा हूँ, मैं किस तरह जीवित रहना चाहता हूँ, किस तरह मैं ये जिंदगी बिता सकता हूँ, तो अपने लिए या दूसरों के लिए, इसका विचार खुद को करना है। यह अपर प्रश्न लेखक ने छोड़ दिया है। इसी तरह लेखक ने यहाँ हमें जीवन का अर्थ यह बता दिया है। अब हम आगे देखेंगे पाठ जो है इस पूरक पठन का भाग, दिल्ली में रहना। यानी लेखक दिल्ली में रहते हैं, इसका वर्णन, दिल्ली शहर का वर्णन लेखक ने किया है। तो यह 12 जून 2003 को डायरी में लिखा है लेखक ने। दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस सवारियों से लंदफंद हर वक्त चलायमान। लेखक हमें दिल्ली शहर का वर्णन बता रहे हैं। देखिए, तो यहाँ लेखक हमें बताते हैं, दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरे में 2 पांव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही है कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कहीं भीड़ भाड़ में गिर जाओ। यानी लेखक ने एक शहर का वर्णन किया। लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि लेखक रहने के लिए दिल्ली में घर ढूंढ रहे हैं। यहाँ लेखक ने दिल्ली शहर का वर्णन किया है, साथ ही साथ अन्य शहरों का भी ऐसी ही हालत है, इसका संबंध अन्य शहरों से जोड़ दिया है। दिल्ली और अन्य शहर की स्थिति एक जैसी है। शहर में सवारियों की लंदफंद होती है, कोई किसी भी शहर में आप देख सकते हैं। यानी यहाँ यातायात की, सवारी की कोई अच्छी सुविधा नहीं होती है, लंदफंद यानी असुविधा जिसे हम कहते हैं, व्यवस्था नहीं होती है। इस समय शहर का जनजीवन, यानी दुनिया का जीवन, जनजीवन चलायमान लगता है। चलायमान यानी सुरक्षित नहीं है, ऐसा लेखक का कहना है। शहर में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर, यानी आपको मालूम है रेलवे का प्लेटफॉर्म आपने देखा है, तो वहां एक पायदान होता है। जब ट्रेन आती है तो लोग क्या करते हैं, इस पायदान पर पैर रखकर ट्रेन में यानी गाड़ी में जाने की कोशिश करते। तो क्या हालत होती है उनकी, एक पैर नीचे रहता है, एक पैर पायदान पर रहता है, हाथ से लटके रहते हैं, ऐसी हालत में ट्रेन में जाना पड़ता है। तो शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी भी ऐसी है, लेखक ने कहा, जिस तरह एक पैर कमरे के बाहर होता है और एक पैर कमरे के अंदर होता है, यानी असुरक्षितता, यह लेखक का कहना है। तो लेखक ने हमें ये दिल्ली शहर का वर्णन बता दिया है। आगे देखेंगे, बहाने निकालना। यह जो डायरी है ना, जनवरी 2006 में लिखी है। लेखक ने बता दिया है बहाने निकालना, यानी जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकालते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए हम बहाने निकालते हैं। यानी लेखक ने मनुष्य जीवन का यहाँ एक उदाहरण बताते, वर्णन किया है। लेखक कहते हैं कि बच्चों, मानो आपको कुछ काम करना है, बड़े दिल से काम करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, उसके लिए जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। शौक से यदि काम करना है तो, यदि आपको काम करना नहीं तो आप क्या करते हैं, बहाने बताते। देखिए, कोई स्कूल में आपको कोई अध्ययन बता दिया है और आपको जरूरी क्रिकेट मैच खेलना जाना है, आपके दोस्त आपको बुलाते, तो आप क्या करेंगे, घर में बैठे बैठे किसी न किसी तरह यह अध्ययन पूरा करेंगे और क्रिकेट खेलने के लिए जाए, क्योंकि क्रिकेट खेलना आपका शौक है। उसी तरह अध्यापक ने कोई आपको ज्यादा काम दिया है और आप उस दिन वो काम नहीं करते, क्यों नहीं करते, तो बहाना बताते, सर हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, घर में कोई नहीं थे, हम बाहर घूमने के लिए गए थे, यह बहाना होता है ना।
इसलिए लेखक कहते हैं कि आपको बहाने निकालते हैं, जो शौक से काम करणार आहे. मराठीमध्ये त्याला पण एक म्हण अशी म्हटली जाते की इच्छा असेल तर मार्ग सुचतो. तुमची इच्छा पाहिजे तरच तुम्ही करू शकता, जर इच्छा नसेल तर तुम्ही काम करू शकत नहीं. ऐसे लेखक ने बहाने के बारे में हमें बता दिया. शौक से यदि काम करना चाहते हैं तो हम जरूर उस पर कोई पर्याय रास्ता निकाल सकते हैं, और यदि आपको नहीं करना है तो आप बहाने बताते. आगे देखेंगे, अपने से बहस, यानी लेखक चाहते हैं इस परिच्छेद में अपने से बहस, ये भी लेखक ने 8 जनवरी को लिखा हुआ है. बहस दूसरों से नहीं, अपने से ही करनी चाहिए, उससे सच्चाई हाथ लगती है. दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है. यानी लेखक क्या कहना चाहते हैं? लेखक ने हमें एक संदेश दिया है, लोगों की बात सुनना, किसी से बहस नहीं करना. बहस यानी क्या? दुश्मनी होता है, ईर्ष्या होती है. तो लेखक ने कहा है ऐसा नहीं करना चाहिए. लेखक कहते हैं कि हमें बहस करनी है तो दूसरों से नहीं, खुद से करो, क्योंकि उससे सच्चाई मालूम होती है. यानी अपने आप, अपने मन से यदि आपने बहस किया, संघर्ष किया, तो आपको सच्चाई मालूम होती है. दूसरों के विचारों से यदि आपने बहस किया तो आपका फायदा नहीं होता है. यानी दूसरों को आपको सुनना चाहिए, दूसरों के विचार सुनने चाहिए. उनसे बहस करने से हमारा फायदा नहीं होता, तो झगड़ा हाथ में लगता है. यानी हमारा, देखो आप दोनों मित्र हैं और आप अपने मित्र के बारे में उनके कई विचार सोचते सोचते उसे विरोध करते हैं, तो विरोध करने से क्या होता है? तो दोनों में झगड़ा होता है. तो लेखक ने कहा है दूसरों को बहस करने से झगड़ा हाथ लगता है, तो कोई फायदा नहीं होता. इसमें हम सच्चाई क्या है, हम क्या पाते हैं, हमें क्या पता चलता है. यानी अपने से बहस करने से लेखक ने कहा है कि हमें सच्चाई मालूम होती है, और हम क्या पा रहे हैं, हमें क्या पाना है, यह मालूम होता है. तो लेखक का संदेश एक है कि दूसरों से बहस नहीं करना, उनसे सुनना, यह संदेश है. अब आखिरी डायरी लेखक ने लिखी है 30 सितंबर 2010 को, चीजों की गुलामी शीर्षक से. तो देखो, गुलाम और मालिक, यह आपको मालूम है. तो कुछ दिन पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है. आजकल उसकी गुलामी में हूं. उसके नखरों के सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूं. उसका वादा है कि एक दिन वो मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा. फिलहाल उसकी एकनिष्ठा सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है. इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है, उसकी सेवा में भी हूं. दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूं. आदमी का स्वभाव नहीं बदला या बहुत कम बदला है. गुलामी करना, करवाना उसके स्वभाव में ही है, सिर्फ तरीके बदले हैं. गुलामी की प्रवृत्ति नहीं. हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसे दर्जनों गुलाम थे. अब हर चीज के दर्जनों गुलाम बन गए हैं. यानी लेखक ने यहाँ हमें 2 उदाहरण बताए. देखो ध्यान से, यदि आपने पढ़ाई की तो आपके समझ में आ जाएगा. पहला उदाहरण लेखक ने कंप्यूटर का बता दिया, और दूसरा उदाहरण एक भारी दामों वाली कार गाड़ी का, मोटर गाड़ी का उदाहरण बता दिया. तो लेखक पहले उदाहरण में कहते हैं 40,000 रुपए में कंप्यूटर ने लेखक को खरीदा है. ऐसा हो सकता है कोई चीज हमें खरीद सकती है? नहीं हो सकता. लेकिन लेखक ने कहा है आज के जमाने में लोग चीजों के गुलाम बने. लेखक ने कंप्यूटर खरीदा है, कितने को? 40,000. 40,000 को कंप्यूटर लेखक ने खरीदा, लेकिन लेखक ने कहा है कि कंप्यूटर ने लेखक से खरीद लिया है, क्योंकि कंप्यूटर के हिसाब से लेखक काम कर रहे हैं. यानी कंप्यूटर का गुलाम बन गए लेखक. देखो आप बच्चों, इस कोविड-19 में आप सब छात्र मोबाइल के गुलाम बन गए हैं, क्योंकि अपना लेक्चर ऑनलाइन हो रहा है ना शुरू, तो आप सब उसके गुलाम बन गए. 9 बजे लेक्चर शुरू होता है तो आप सब काम छोड़कर मोबाइल लेते हैं और अपना अध्ययन शुरू करते हैं. यानी इस मोबाइल के आप गुलाम बने.
किसी के घर में पहले मोबाइल नहीं था तो उन्होंने मोबाइल खरीदा है आज, तो 10-15 हजार रुपए में वे खरीद गए लोग। आपने मोबाइल नहीं खरीदा, उन मोबाइल ने आपको खरीदा है, यह लेखक का कहना है। तो उसके नखरे से सिर झुकाकर लेखक उसे झेल रहे, जिस तरह आप मोबाइल के नखरे से झेलते हैं ना। देखो अध्ययन शुरू हुआ, बिजली चल गई तो उसका नखरा शुरू हो गया, नेट नहीं मिलता आप त्रस्त हो जाते, उसके नखरे शुरू हो गए, लेकिन आप उसे झेलते हैं। लेखक ने यही कहा है कि मैं उसके नखरे को झेल रहा हूं, सिर झुकाकर झेल रहा हूं, अपना कल्याण सिर्फ देख रहा हूं। क्यों आप भी कल्याण देखते हैं ना आपकी पढ़ाई में। मोबाइल में चाहे कोई भी मुसीबत हो, समस्या निर्माण हो, फिर आप उसका इंतजार करते हैं और पढ़ाई आगे जारी रखते हैं। यानी क्यों रखते हैं? क्योंकि आपका कल्याण है, आप कल्याण देखते हैं ना उसमें। उसी तरह लेखक का हालत हो गई है। और लेखक आगे एक उदाहरण बताते, एक मोटर गाड़ी लेखक ने खरीद के भारी दामों से, उसका दाम हमें नहीं बता दिया लेखक ने। लेखक कहते हैं कि भारी दामों से गाड़ी खरीद चुके हैं, लेकिन गाड़ी खरीदने से फायदा क्या हुआ? सारे घर के जो सदस्य है ना उस गाड़ी की सेवा कर रहे हैं, उससे धोना पोछना, सब सब लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, यानी गाड़ी के गुलाम बने हैं। लेखक कहता है पूरा परिवार उसकी सेवा में लग गया है। आदमी का स्वभाव नहीं बदला या बहुत कम बदलता है। लेखक का क्या कहना है? मनुष्य का स्वभाव ये नहीं बदला, कुछ लोगों का बदलता है लेकिन कम लोग बदलते हैं स्वभाव से। यानी गाड़ी की ओर ध्यान नहीं देना, सिर्फ गाड़ी का उपयोग हमारे लिए करना, ऐसे कम लोगों में होता है। लेकिन ज्यादा लोग क्या करते हैं? गाड़ी के गुलाम बनते हैं। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, यानी मनुष्य के स्वभाव में लेखक ने हमें बता दिया है। जो कोई चीज हम खरीद करते हैं तो उस चीज के हम गुलाम बनते हैं, यानी गुलामी करवाना करना उसके स्वभाव में ही है। सिर्फ तरीके बदले हैं, अलग अलग पद्धति से तरीके से हम ये कार्य कर लेते हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं बदली। हजारों साल, लेखक ने उदाहरण दिया, यानी पुराने जमाने में हजारों साल पहले एक आदमी था जो राजा था और बाकी के सब दर्जनों सारे उसके गुलाम थे। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं हुआ है। आज के जमाने में हर चीज के दर्जने गुलाम, यानी आप जैसे लोग गुलाम बने हैं। इसलिए लेखक ने इस डायरी को विधा जो है ना, इस परिच्छेद को नाम दिया है चीजों की गुलामी। यह जो पाठ है लेखक ने खुला आकाश, दिशाओं का खुला आकाश से यह पाठ लिया हुआ है। तो आपको यह पाठ बच्चों शायद ध्यान में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो इसके कई स्वाध्याय है। तो पहला स्वाध्याय आपको करना है कंप्यूटर ज्ञान का महासागर। इस विषय पर आपको चर्चा करनी है या थोड़ा सा अपने विचार स्पष्ट करने हैं। आप दो मित्र है तो मित्रों के साथ चर्चा भी कर सकते हैं, कक्षा में भी चर्चा कर सकते हैं। दूसरा स्वाध्याय है शहर या गांव, यानी महानगरीय या ग्रामीण दिनचर्या का लाभ है या हानि है, इसके बारे में आपको अनुभव लिखना है। और तीसरा स्वाध्याय है, यहाँ आपको बता दिया है कि खुद की डायरी आपको लिखना है, चाहे एक दिन की लिखो, सप्ताह की लिखो, एक मास की लिखो, या आप 10वीं कक्षा में है ना तो पूरे साल की भी आप लिख सकते हैं जितना चाहे। लेकिन आपको डायरी लिखना जरूरी है। डायरी लिखने से आपको समझ जाएगा डायरी के क्या फायदे होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पाठ्य समाप्त होता है। तो एक सभी छात्रों को मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, मित्रों को शेयर करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि अगला वीडियो आपको यदि देखना है तो देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करने से। तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।